ऐसा चंद्रमा देता है पूर्वाभास। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के अष्टम भाव के विषय में। और अष्टम भाव में यदि चंद्रमा बैठ जाए तो किस प्रकार के फल जातक के जीवन काल में देखने को मिल सकते हैं, इसे समझने का प्रयास करेंगे। क्या अष्टम भाव में चंद्रमा बैठकर नकारात्मक चीजें ही देता है या कुछ सकारात्मक फल भी देता है, इसे भी जानेंगे। अष्टम भाव में कौन से ग्रह बैठकर चंद्रमा को मजबूत बनाने का प्रयास करते हैं, इन्हें समझेंगे। और अष्टमेश यानी अष्टमेश चंद्रमा यदि अन्य भावों में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल देखे जा सकते हैं, समस्त बातों को बिंदुवार तरीके से लेने का प्रयास आज के वीडियो में मैंने किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम कुंडली के अष्टम भाव को समझ लेते हैं, इसके पश्चात चंद्रमा के सूत्रों पर विचार करेंगे। देखिए, कुंडली का अष्टम भाव आयु का भाव है, मृत्यु का भाव है, इसके अलावा रहस्यात्मक चीजों का भाव है। यानी जीवन काल के दौरान जो अचानक होता है, यानी अचानक घटनाएं हो या आकस्मिक लाभ हो, इन दोनों ही बातों का विचार हम कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। जीवन काल के दौरान अचानक प्राप्त होने वाला धन, अचानक घटने वाली घटनाएं या जातक की खुद की रहस्यात्मक चीजों के अंदर रुचियां हो, तो इनका विचार कुंडली के अष्टम भाव से करते हैं। अंतर ज्ञान का विचार भी हम कुंडली के अष्टम भाव से ही करते हैं। रिसर्च का विचार भी हम यहीं से करते हैं। यानी जातक की किसी गुण विषय के अंदर रहस्यात्मक रुचियां हैं या नहीं है, तो इसका विचार कुंडली के अष्टम भाव से किया जाता है। सिद्धियों को विचार करना हो तो कुंडली का अष्टम भाव देखा जाना चाहिए। यदि कुंडली के अष्टम भाव में ग्रह स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री होकर यदि बैठ जाएं तो सामान्यतः अच्छा फल देते हैं, लेकिन यदि शुभ ग्रह यहाँ पर बैठेंगे तो शुभ ग्रहों के शुभ प्रभाव में कमी आ जाती है। लेकिन यदि मान लीजिए कोई ग्रह नीच राशि का या शत्रु क्षेत्री होकर बैठ जाए तो उससे सामान्यतः अच्छे फल की उम्मीद हम नहीं कर सकते। परंतु फिर भी कुछ ग्रह यहाँ पर बैठकर सामान्यतः अच्छा रिजल्ट भी देते हैं कुछ विशेष परिस्थितियों में। इन पर चर्चा आज के वीडियो में हम मित्रों, आज के वीडियो का हमारा मूल मकसद है कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा को समझना। देखिए, चंद्रमा यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाते हैं तो जातक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। चंद्रमा जिस भाव के स्वामी बनते हैं उस भाव से संबंधित शुभ फलों में कमी देखी जा सकती है। चंद्रमा जिन चीजों के कारक होते हैं उन चीजों से संबंधित शुभ फलों में कहीं ना कहीं एक कमी करने का प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं कमी जीवन काल के दौरान देखी जा सकती है। अब मान लीजिए कि चंद्रमा अष्टम भाव में यदि बैठ ही गए हैं तो वहां पर आपको देखना होगा कि ये मित्र क्षेत्री होकर बैठे हैं, शत्रु क्षेत्री होकर बैठे हैं, या नीच राशि के या फिर मित्र राशि के या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं। इन बातों को ध्यान रखने के बाद ही इनके फल कथन पर विचार किया जाना चाहिए। इसके अलावा किन ग्रहों का दृष्टि प्रभाव चंद्रमा पर हो रहा है उसे भी देखना होगा, जिसे अभी हम सूत्रों के द्वारा समझेंगे। ध्यान रखें, कुंडली के अष्टम भाव में यदि चंद्रमा बैठे हैं, वहां पर राशि का अंक यदि 8 लिखा मिल जाए आपको, तो समझ लीजिए कि चंद्रमा नीच अवस्था के होकर बैठे हैं। और नीच अवस्था के चंद्रमा अच्छा फल नहीं देते या इनके नकारात्मक फल ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, विशेष रूप से इनकी दशा या अंतरदशा के दौरान। अब मान लीजिए कि चंद्रमा अष्टम में बैठे हैं, वहां पर राशि का अंक आपको 2 लिखा मिल जाए, यानी वृषभ राशि हो, तो वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, तो यहाँ पर चंद्रमा के अब सकारात्मक फल देखे जा सकते हैं। क्या फल होंगे, इन पर चर्चा अभी हम करने वाले हैं। ध्यान रखें, चंद्रमा एक जल तत्वीय ग्रह है और चंद्रमा जब वृश्चिक राशि में बैठते हैं तो ये नीच अवस्था के हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। वैसे सूर्य चंद्रमा 6वें 8वें और 12वें भाव में उतने प्रभावित नहीं होते जितने अन्य ग्रह हो जाते हैं, लेकिन फिर भी त्रिक भावों में बैठने के कारण कहीं ना कहीं ये मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ऐसा सामान्यतः प्रैक्टिकल रूप से देखा गया है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 6वें 8वें या 12वें भाव में बैठे हुए हैं, विशेष रूप से यदि पीड़ित हो रहे हैं या नीच अवस्था के होकर बैठे हुए हैं, तब आप उनकी दशा या अंतरदशा के दौरान इनके प्रभाव को प्रत्यक्ष रूप से चेक कर सकते हैं और आपके जो भी विचार हो आप कमेंट्स के माध्यम से बताने का प्रयास कर सकते हैं। आइए अब सूत्रों के द्वारा समझते हैं कि चंद्रमा की अष्टम भाव में उपस्थिति किस प्रकार से जीवन काल को प्रभावित कर सकती है। मित्रों, आज का पहला सूत्र इस प्रकार है। मान लीजिए कि चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, वहां पर राशि का अंक 2 लिखा हुआ है, यानी चंद्रमा वृषभ राशि के होकर बैठे हुए हैं, तो ये चंद्रमा अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को सामान्यतः अच्छा फल देते हैं। हालांकि अष्टम भाव में चंद्रमा जब बैठते हैं तो कहीं ना कहीं नकारात्मकता बढ़ती है, लेकिन उच्च के चंद्रमा क्योंकि अब बैठे हुए हैं तो ये जातक के अंतर विवेक को जागृत करने का प्रयास भी करते हैं। जातक को समय रहते काफी सारी घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा उच्च अवस्था के होकर बैठे हुए हैं और यदि गुरु की स्थिति भी कुंडली के अंदर अच्छी है, बलवान होकर बैठे हुए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जातक सिद्धियां प्राप्त भी कर सकता है। अंतर ज्ञान को ये जागृत करने का प्रयास ऐसे गुरु करते हैं, क्योंकि चंद्रमा उच्च अवस्था के होकर बैठे हुए हैं विशेष रूप से रहस्यात्मक भाव के अंदर,
तो रहस्यात्मक चीज़ों में जातक की रुचियां जागृत हो सकती हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में, या फिर कह सकते हैं कि पौराणिक जानकारियां जातक अर्जित कर ले। इसके अलावा जातक कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर ले जिसके कारण वह समाज में विख्यात हो जाए। इस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। अन्य ग्रह सपोर्ट करें, यदि पंचमेश बलवान हो, बुध बलवान हो, और इसके अलावा गुरु ग्रह बलवान हो, और सूर्य और बुध विशेष रूप से कुंडली के अष्टम भाव में यदि बैठ जाएं या उनका संबंध हो जाए, तो जातक रिसर्च के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकता है। मित्रों, दूसरी स्थिति बनती है कि जब चंद्रमा अच्छे फल देते हैं। देखिए, चंद्रमा यदि विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में भी चंद्रमा अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को सामान्यतः अच्छा रिजल्ट देते हैं, इस बात की संभावना बनती है। लेकिन ध्यान रखें कि विपरीत राजयोग बहुत ही कम कुंडलियों में देखा जाता है। विपरीत राजयोग के लिए जरूरी है कि लग्नेश और लग्न बलवान हो और लग्नेश मजबूत होकर केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठे हुए हों। इसके अलावा छठवें, आठवें और 12वें भाव के स्वामी छठवें, आठवें और 12वें भाव में ही बैठे हुए हों और किसी शुभ ग्रह के दृष्टि प्रभाव से मुक्त हों, तो ऐसी स्थिति में विपरीत राजयोग कहलाता है। और विपरीत राजयोग जब बनता है तो दशा अंतरदशा के दौरान जातक यानी कोई ना कोई विपरीत परिस्थितियां जीवन काल के दौरान निर्मित होती हैं, जिसमें जातक कुछ ऐसा वर्क करता है, ऐसा कार्य करता है जो कि जिसके कारण जातक का जीवन। दूसरी परिस्थिति यह है कि यदि चंद्रमा विपरीत राजयोग में बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में भी चंद्रमा अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान जातक को सामान्यतः अच्छे रिजल्ट दें, इस बात की संभावना बनती है। देखिए, विपरीत राजयोग के लिए जरूरी है कि कुंडली में लग्न और लग्नेश बलवान होना चाहिए। अब इस कुंडली की बात करें तो यहाँ पर चंद्रमा कुंडली के 12वें भाव के स्वामी बन रहे हैं और कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, यानी विपरीत राजयोग में बैठे हुए हैं। लेकिन आपको यह भी ध्यान देना होगा कि विपरीत राजयोग के लिए जरूरी है कि लग्न और लग्नेश बलवान हो और लग्नेश मजबूत होकर केंद्र या त्रिकोण में बैठे हुए हों। इसके अलावा छठवें, आठवें और 12वें भाव के स्वामी छठवें, आठवें और 12वें भाव में ही बैठे हुए होने चाहिए। इसके अलावा किसी शुभ ग्रह का प्रभाव छठवें, आठवें और 12वें भाव पर नहीं होना चाहिए, तभी यह विपरीत राजयोग कहलाएगा। और अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी जिसके कारण जातक को परेशानी होगी, फिर वह किसी प्रकार का एक ऐसा निर्णय जीवन काल में करेगा जिससे जीवन काल उन्नत होने लग जाएगा, तो इसे ही विपरीत राजयोग कहा जाता है। तो विपरीत राजयोग में यदि चंद्रमा बैठ जाते हैं तो अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान सामान्यतः अच्छा रिजल्ट दें, इस बात की संभावनाएं बन जाती हैं। आइए अब अन्य परिस्थिति पर विचार करते हैं। मित्रों, चंद्रमा यदि कुंडली के अष्टम भाव में गुरु ग्रह के साथ बैठ जाए तो ये भी अच्छा ही कहा जाएगा। हालांकि अष्टम भाव में चंद्रमा बैठे हों तो ये ठीक नहीं कहा जाता, लेकिन यदि गुरु ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ जाए या गुरु स्वयं चंद्रमा के साथ बैठ जाएं, कुंडली के कारक ग्रह बनकर पर्याप्त अंश बल के साथ यदि बैठे हुए हों, तो ये अच्छा कहा जाएगा। यानी गुरु के चंद्रमा के साथ बैठ जाने के कारण चंद्रमा जो नेगेटिव प्रभाव दे सकता था या चंद्रमा कमजोर पड़ रहा था, उसे कहीं ना कहीं सकारात्मक बल मिल जाता है। चंद्रमा और गुरु जब दोनों एक साथ बैठते हैं तो ये गज केसरी योग का निर्माण भी करते हैं। हालांकि ये गज केसरी योग केंद्र के घरों में और त्रिकोण के घरों में अच्छा फल देता है, लेकिन छठवें, आठवें या 12वें भाव में यदि योग बनता है तो उतने अच्छे रिजल्ट दिखाई नहीं देते। लेकिन फिर भी गुरु जब चंद्रमा के साथ बैठ जाएंगे तो कहीं ना कहीं सकारात्मकता को ही बढ़ाएंगे, और गुरु जब अष्टम भाव में बैठ जाएंगे तो सीधी सी बात है कि जातक की गहन शास्त्रों के अंदर, रहस्यात्मक चीज़ों के अंदर रुचियां जागृत होंगी और जिसका सीधा असर चंद्रमा पर पड़ेगा, यानी जातक के मन पर पड़ेगा। तो जातक उन चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख पाएगा, उन कार्यों को अच्छे तरीके से कर पाएगा, और चंद्रमा जो वीक पड़ रहा था तो उसकी कमजोरी को कम करने का प्रयास यहाँ पर गुरु ग्रह चंद्रमा यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हों और उन पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाए, या फिर चंद्रमा स्वयं नीच राशि के होकर कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाए और किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में ना हो, तो ये स्थिति सामान्यतः ठीक नहीं कही जा सकती। ऐसी परिस्थिति में आपको चंद्रमा की दशा या अंतरदशा के दौरान चंद्रमा के उपाय करने चाहिए और विशेष रूप से जलीय चीज़ों से बचने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। और जहाँ तक हो सके चंद्रमा को सकारात्मक रूप से बल देने का प्रयास करना चाहिए ताकि दशा अंतरदशा ज़्यादा प्रभावित ना कर सके। मान लीजिए कि चंद्रमा अष्टम भाव में नीच राशि, शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं और नकारात्मक चीज़ें आपको परेशान कर रही हों, तो ऐसी स्थिति में आप प्रति सोमवार भगवान शिव का दुग्ध मिश्रित जल से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का आप जप कर सकते हैं, या पूर्णिमा को चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। इससे भी चंद्रमा बलवान होने लगेंगे और उनकी शुभता में बढ़ोतरी होने लग जाती है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।